हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी ई दृष्टि की करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, तो मैं ई दृष्टि की जो आपकी वार्षिक मैगज़ीन है जिसमें कि आपको जून 2025 तक का करंट मिलता है, तो उसे मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और मैं ये बराबर से आपको ये श्रृंखला करवा रही हूँ और ये पूरी मैगज़ीन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो काफ़ी हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे करके हम पूरी मैगज़ीन ख़त्म कर लेंगे। और बाकी जो हमारा अभी जुलाई से जो कंटेंट है वो भी करंट है वो भी मैं आपको देने की डेली आपका देने का कोशिश करूँगी। तो फटाफट से इस बुक को फिनिश कर लेते हैं मैगज़ीन को, फिर डेली वाला करंट भी चालू हो जाएगा। और मैं आपको इसके बाद घटनासार या PYQ फॉर्म में भी इसको कंप्लीट करा दूंगी, ताकि हमारा रिवीजन हो। जितना रिवीजन होगा ना उतना ज़्यादा करंट तैयार होगा, क्योंकि करंट हम रट नहीं सकते। कुछ फैक्ट्स होते हैं इसमें जो हमें रटने पड़ते हैं, बाकी हम सारी चीज़ें रट नहीं सकते इसमें। तो बार बार पढ़ने से अपने आप ही लर्न हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं, पेट के लिए, LT ग्रेड के लिए, JIC के लिए, UPPCS के लिए, RO के लिए, वो सारा आपको प्रोवाइड हो सके। यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ, थोड़ा समय लूँगी कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती हूँ डेली। तो आपका सुबह एक 8 बजे वीडियो आता है जिसमें मैं NCERT करा रही हूँ आपको, और वो मैं आपको SST सब्जेक्ट का करा रही हूँ, यानी सोशल स्टडीज़ की NCERT कंप्लीट करा रही हूँ। और 6 क्लास से मैंने स्टार्ट किया है, तो 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 7 क्लास से शुरू करने वाली हूँ। तो आज 6 क्लास का आपका लास्ट वीडियो आपको मॉर्निंग में मिला होगा सुबह 8 बजे। अब कल से हम 7 क्लास की NCERT SST सब्जेक्ट की करेंगे। तो जो भी जिनका भी SST सब्जेक्ट है या जो GS के पोर्शन को मजबूत करना चाहते हैं अपना, वो जो है ना SST को कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस के आपकी बेस मजबूत होगा और तैयारी अच्छी, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं। चाहे आप पेट देख लो, चाहे RO देख लो, PCS देख लो, LT ग्रेड देख लो, JIC, सब में आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT तो हमें पढ़नी है, और अलग से जब हम NCERT पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमें ये लगने लगता है कि अरे बाकी की चीज़ें कैसे तैयार करेंगे। तो अगर आप अलग से NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो आप बस मेरे वीडियोस को 1-2 बार सुन लीजिए, आपको NCERT तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही 12 बजे आपका ये करंट का वीडियो मैं आपको देती हूँ, जिसमें मैं ई दृष्टि आपको ये करा रही हूँ वार्षिक वाली मैगज़ीन। ठीक है, एक वीडियो ये आता है आपका। दूसरा आपको शाम को 5 बजे वीडियो आता है पेट का, मैं जिसमें पेट की क्लासेस दे रही हूँ आपको। उसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक कंप्लीट करा रही हूँ। उसमें आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एशियन इंडियन हिस्ट्री, मिडवल इंडियन हिस्ट्री, और आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, और आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन लगभग कंप्लीट, इकोनॉमिक्स अब आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो वो आपका 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगी, और उनके सबके PYQ भी हमने करे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा टॉपिक खत्म होता है, मतलब जो ज्योग्राफी खत्म हुई तो उसका PYQ आ गया, हिस्ट्री खत्म हुई थी तो उसके PYQ हमने करे थे, इस तरह इकोनॉमिक्स फिनिश होगी तो उसके PYQ करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस शुरू कर देंगे, तो वो बुक मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ, जो कि मैंने आपको 15 अगस्त को दिया था, 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट, एक मैंने शायद 16 अगस्त को दिया है आपको। तो छुट्टियां पड़ी थी इसलिए मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट कराया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट डेली चाहिए। तो अगर डेली चाहिए तो हमें इन तीनों में से कोई एक वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, या तो फिर आप तैयार रहिए कि मैं जो पेट की क्लास दे रही हूँ आपको आधे घंटे की, उसको मैं 1 घंटे की या 1.5-2 घंटे की करूँ, तो उसमें मैं आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट ऐड करा दूँ। वैसे तो मैं अलग से कराना चाहती हूँ, इस क्लास के साथ उसको ऐड नहीं करना चाहती हूँ। बाकी आप मुझे बताइए कि आप हफ्ते के 1 दिन लेना चाहते हैं। तो अगर हफ्ते के 1 दिन लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको, जैसे संडे को आपके 3 वीडियो ये आते हैं जैसे, तो 3 वीडियो इनको छोड़ के मैं 3 प्रैक्टिस सेट आपको देंगी, 8 बजे, 12 बजे और 5 बजे। तो आप जैसा आप बताएं वैसा करिए, नहीं तो मैं जब ये बुक फिनिश होगी, या तो फिर इसमें से कोई एक आपको क्लास को मिस करना होगा, चाहे NCERT मिस कराइए या फिर ये पेट की। तो पेट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इस आदित्य रंजन सर की बुक के लिए बहुत कमेंट आए थे कि आप इस बुक को पूरा कराइए। तो मैं बुक तो पूरा कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ उस बुक को। तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपको भी आपके साथ इसको साझा कर रही हूँ। तो मैं इस बुक के बाद ही मतलब कुछ और आपको कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी आपको घटना चक्र
से PYQ भी करवाने हैं, तो फटाफट से बुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने थोड़ी सी टाइमिंग इसकी बढ़ाई है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट अगर आपको कराना है तो फिर अलग से चाहिए तो आपको संडे को, क्योंकि अब पेट के एग्ज़ाम के लिए समय नहीं बचा है। तो या तो आप करंट या NCERT का जो क्लास चल रही है, अगर आप चाहें तो मैं इसको रोक दूँ और पेट का ही ये तीनों वीडियो दिन भर आए आपके, तो आपको तीनों ही देखिए। जैसा आपको ठीक लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसी तरह से करूँगी। बाकी नहीं तो फिर जैसा मुझे ठीक लगेगा फिर मैं वही करूँगी। तो चलिए, समय बहुत हो रहा है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5 मिनट मैंने ले लिए आपके, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहली न्यूज़ है हमारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर क्या करती है, प्रकाश डालती है, ठीक है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों यानी कि इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है देख लेते हैं। तो 6 नवंबर 2024 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया गया। यह इस रैंकिंग का 17वां संस्करण था, ठीक है। इस वर्ष की रैंकिंग में 25 देशों और क्षेत्रों के कुल 986 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। ज्ञात है कि पिछले वर्ष भारत के 148 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे और इस बार 162 शामिल है, ठीक है। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहा, तो ये चीज़ याद रखनी है। एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय 2025। तो पेकिंग विश्वविद्यालय जैसे कि आपको पता है चीन का रहा है मुख्य भूमि, इसमें 100 स्कोर मिला। हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग सार का 99.7 स्कोर के साथ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर का है 98.9, ठीक है। तो ये आपके शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। अब 2025 में शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान कौन से हैं। तो भारतीय रैंक 1 है और एशियाई रैंक 44 के हिसाब से IIT दिल्ली नई दिल्ली को 75.4 का स्कोर मिला, ठीक है। भारतीय रैंक 2 के हिसाब से और एशियाई रैंक 48 के हिसाब से IIT बॉम्बे मुंबई रहा है 73.1 स्कोर के साथ, ठीक है। तीसरे रैंक भारत के हिसाब से और 56वीं रैंक एशियाई रैंक के हिसाब से IIT मद्रास चेन्नई का नंबर है 69.6 स्कोर के साथ में। चौथी भारत के हिसाब से और 60 रैंक जो है एशिया के हिसाब से IIT खड़गपुर रहा है 68.8 पर। 5 नंबर पे और 62 नंबर पे IISc बेंगलुरु कर्नाटक 68.4 पे रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे 62 पे IISc बेंगलुरु कर्नाटक 68.4। 6 नंबर पर 67 एशियाई रैंक है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश की 36.7 पर। और 7 रैंक और 81 रैंक एशियाई रैंक है दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कि 61.9 पे रहा, ठीक है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2025। तो ये हमारी अगली न्यूज़ है। जून 2025 में फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2025 में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इसके संदर्भ में डाटा का स्रोत 6 जून 2025 तक के IMF के द्वारा लिए गए आंकड़े के हैं, ठीक है। जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में GDP के संदर्भ में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन, जर्मनी और भारत का स्थान है। GDP के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। 2025 में विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। USA 30.51, 89.11, 1.8। चीन है 19.23 पे, 13.69 पे, 4.0। 3 नंबर पे आपका जर्मनी है और 4 नंबर पर आपका GDP में भारत है। भारत का आप देख लो 4.19 GDP है और 2.88 आपका प्रति व्यक्ति GDP है और 6.2 जो है वार्षिक GDP है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका जापान। आंकड़े जो है वो 6 जून 2025 तक अद्यतन है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। अगस्त 2024 में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया। WGI 2024 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। अब इसमें याद रखने की बात क्या है कि WGI 2024 में विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। WGI 2024 में भारत ने 26वां स्थान हासिल किया है। 2024 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश क्रमशः पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देश हैं, इंडोनेशिया, केन्या और सिंगापुर, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक स्वतंत्र बहुविषयक मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है जो कानून के शासन को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व भर में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। 23 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। ये सूचकांक विश्व के 142 देशों और क्षेत्राधिकारियों
में कानून के शासन का मापन करता है। इस सूचकांक के अनुसार लगातार 7वें वर्ष विश्व स्तर पर कानून के शासन में गिरावट दर्ज की गई है। विगत वर्ष सर्वेक्षण किए गए 57% देशों में कानून के शासन में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके WGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स स्कोर में वृद्धि दर्ज की गई है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को 79 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देश, तो पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर फिनलैंड। प्रविधि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया। सरकारी शक्तियों का अवरोध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और अपराधी न्याय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडन आविष्कारक उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024। तो 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा, और वो कौन कौन से हैं? तो डैरन एफ मोगलू हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, साइमन जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, जेम्स रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार संस्थानों के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 11 अक्टूबर 2024 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। ये पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो नामक एक जापानी संगठन को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए इस संगठन के द्वारा किए गए प्रयासों हेतु प्रदान किया जाएगा। निहोन हिंडाक्यो यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले से जीवित बचे लोगों का एक संगठन है। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के 2 परमाणु बम गिराए गए थे। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 10 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा 2024 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। 2024 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को प्रदान किया जाएगा। नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली एक पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, साथ ही दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार जीता है। इनसे पूर्व वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। हांगकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। हांगकांग को ये पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया जो ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। 2015 में इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेबोरा स्मिथ द्वारा किया गया था। द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2016 से सम्मानित किया गया था। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2024 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। डेविड बेकर जो कि वॉशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका और होवार्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका के हैं। हेमिस हराबिस गूगल डीप माइंड लंदन यूके के हैं। जॉन एम जंपर गूगल डीप माइंड लंदन यूके के। इस पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविड बेकर को तथा शेष आधा हिस्सा डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। डेविड बेकर का काम है 2024 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए 2024 हेतु रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक ऐसी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया जिससे रसायनज्ञ 50 से अधिक वर्षों तक जूझते रहे। ये समस्या थी प्रोटीनों की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना। 2020 में डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने एक AI मॉडल प्रस्तुत किया जिसे अल्फाफोल्ड 2 कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 8 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश
अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। ये पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान करने की घोषणा की गई है वे हैं जॉन जे होमफील्ड, प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका, जियोफ्री ई हिंटन, टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा। इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 7 अक्टूबर 2024 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा 2024 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा वे हैं विक्टर एम्ब्रोज अमेरिका और गैरी रूफकुन अमेरिका के। इन्हें ये पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन नियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1993 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज की जिसे माइक्रो आरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025। तो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स ईयर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है, हायर एजुकेशन का सॉरी। ये रैंकिंग एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्रविधि पर आधारित है। इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र हैं शिक्षण, अनुसंधान परिवेश, अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई। ये इस रिपोर्ट का 21वां संस्करण है। ठीक है, 2025 की रैंकिंग में विश्व के 115 देशों और क्षेत्रों के कुल 2092 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 174 संस्थानों को शामिल किया गया। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज हुआ। रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष स्थान है। ठीक है, तो ये याद रखना है भैया, भारत वाली चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, और शीर्ष संस्थान है। ठीक है, और इस रैंक का समूह 201 से 250 में शामिल किया गया। ठीक है, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय। तो 201 से 250 में भारतीय विज्ञान संस्थान है, कौन सा आपका बेंगलुरु कर्नाटक का है। दूसरा है अन्ना विश्वविद्यालय जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु का है। फिर है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी है चेन्नई का। शूलिन यूनिवर्सिटी है बादोल हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, शूलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। ठीक है, तो ये आपका बजोल हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये बात आ गई। अब है OPHI तथा UNDP ने एल्कीरे फास्टर विधि का विकास बहुआयामी गरीबी के मापन के लिए किया है। सभी के लिए एक बेहतर तथा अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए उद्देश्य से 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। SDG के अंतर्गत लक्ष्य 1 वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूपों के उन्मूलन से संबंधित है। SDG 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। ठीक है, 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व के 100 से अधिक देशों में व्याप्त गरीबी की तीव्र और विभत्स स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या है। 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय है संघर्ष के मध्य गरीबी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया। इन 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। इन 1.1 बिलियन गरीबी लोगों में से आधी से अधिक संख्या 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास करें, जबकि वयस्कों के संदर्भ में ये संख्या 13.5% है। कुल 1.1 बिलियन बहुआयामी रूप से गरीब लोगों में से 553 मिलियन लोग 48.2% उप सहारा अफ्रीका में निर्वाचित है, जबकि बहुआयामी गरीब लोगों को 402 मिलियन जनसंख्या दक्षिण एशिया में निर्वासित है।
स्पष्ट है कि विश्व की बहुआयामी रूप से गरीब 83.2% जनसंख्या उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास कर रही है। बहुआयामी गरीबों को 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से प्रभावित देशों में गरीबी दर उन देशों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है। लगभग 40.0% बहुआयामी रूप से गरीब लोग ऐसे देशों में निवास कर रहे हैं जो युद्ध, अस्थिरता और या कम शांति की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वैश्विक MPI 2024 गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 देश है। भारत बहुआयामी गरीबों की संख्या में 234 मिलियन में है, पाकिस्तान 93, इथियोपिया 86, नाइजीरिया 74, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66। संयुक्त रूप से इन 5 देशों में बहुआयामी रूप से गरीब 1.1 बिलियन लोगों की लगभग आधी संख्या यानी 48.1% निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। भारत का MPI मूल वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा वर्ष 2019-21 में 0.069 हो गया। भारत में 2005-06 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.9 मिलियन यानी कि 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 371.9 मिलियन यानी कि 27.7% तथा 2019-21 में 231.8 मिलियन 16.4% हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी। तो ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2019 में सरकारों के मध्य एक शैक्षिक सहयोग के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना। हालांकि इस हब की औपचारिक स्थापना 2019 में हो गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च जो है वो 2021 में किया गया और इस प्रकार इसका पूर्ण पैमाने पर संचालन प्रारंभ हुआ। इस हब के 16 संस्थापक सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, UK और अमेरिका है। इस हब का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेजबानी में पेरिस में स्थित है। ठीक है, अब याद रखने की चीज़ इसमें ये है कि 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत को ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान करी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया। BE हब की गतिविधियों में भारत की भागीदारी को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान में इसके भारत सहित कुल 17 सदस्य हैं। अब न्यूज़ है हमारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की। 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है और इस सूचकांक का प्रकाशन जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और WIPO के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टल्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आदि की सहयोगी भूमिका रही है। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज़ इसमें यह है कि 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो है वो जारी किया गया और ये सूचकांक का 17वां संस्करण है। इस संस्करण का शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। अंगोला स्कोर 10.2 को इस सूचकांक में अंतिम 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। भारत को लगातार 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है। GII 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। ठीक है, तो भारत की स्थिति को याद रखना है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ आपको कि इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, जिसमें से भारत के बारे में जो चीज़ें हैं उसे अच्छे से याद रखना है। बाकी तो बस आपको सरसरी उससे सुनते जाना है या फिर पढ़ते जाना है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर यथा बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है और इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है?
सितंबर 2024 में IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 जारी की गई। ये इस रैंकिंग का 11वां संस्करण था। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लक्समबर्ग। WTR 2024 में सम्मिलित 67 देशों की सूची में भारत ने 58 स्थान जो है वो प्राप्त किया है। 2023 की इस रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम 67 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। ये प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखती है। बाद में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है न्यूज़। ठीक है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें वो सारी ध्यान देने वाली हैं और याद रखने वाली है। 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा करी। इस अनुदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में किया जाएगा। ठीक है, इस योगदान में विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को लाभ प्राप्त होगा। उल्लेखनीय कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे अजोले ने भी भाग लिया। ठीक है, तो यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? आंड्रे अजोले। ठीक है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंग के रूप में धरोहर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित कई मंचों का भी आयोजन किया गया। इनमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन शामिल है। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति के द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 24 नए स्थलों में 19 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1223 हो गई है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित मोइदम्त अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली की आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोइदम्त अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली। ठीक है, ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का 3रा स्थल भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये बता दूं कि 44वां भी आपका अभी करंट की न्यूज़ है। 44वें में भी आपके विश्व धरोहर स्थल में 44 शामिल किए गए हैं, जो मराठा राज्य के 12 किले हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी वाले जो महाराष्ट्र में जो 12 किले हैं, जिसमें से एक आपका तमिलनाडु में है खाली, तो पूरे 12 के 12 किले जो हैं वो उन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, वो भी हम आने वाले टाइम में उसको बता दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि 44वें नंबर पर उनको रखा गया है। ठीक है, साथ ही विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का 3रा स्थल है। इसके पूर्व असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, दोनों स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जबकि मोइदम्त को सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोइदम्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छा अभी इसके बारे में है। अब इसकी लोगो की बात कर लेते हैं। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो कर्नाटक स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह से प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित किया गया, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। इस लोगो की टैगलाइन है सहनो यशा। ये टैगलाइन संस्कृत में है, जिसका हिंदी में अर्थ है हमारा गौरव बढ़े। उल्लेखनीय है कि यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई है। अब बात कर लेते हैं मोइदम्त की। तो मोइदम्त असम के चराईदेव जिले में स्थित है। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मोइदम्त वास्तव में टीले नुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। इन्हें टाई अहोम राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि टाई अहोम लोग 13वीं शताब्दी में राजकुमार सिउ खा
फा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर बस गए थे। 13वीं शताब्दी सी से लेकर 19वीं शताब्दी सी तक की 600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम लोगों ने चराई देव में मोइदम या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया था। ताई अहोम लोगों ने अपने राजाओं को दिव्य मानते हुए उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें शाही रूप से दफनाने के लिए मोइदम्स का निर्माण करके एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा का विकास किया था। इन गुंबददार टीलों का निर्माण प्रारंभ में लकड़ी और बाद में पत्थर और पकी हुई ईंटों का उपयोग करके किया गया। इससे संबंधित विवरण अहोम के पारंपरिक प्रमाणिक साहित्य चांगरुंग फुकन में दर्ज है। चराई देव के मोइदम्स की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फैरो के पिरामिडों से की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या शीर्ष 6 देश। तो इटली आपका नंबर 1 रैंक पर है, 60 विश्व धरोहर स्थल इटली के जो है 60 जो स्थल है वो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है। ठीक है, चीन के आपके 59 है और ये 2 नंबर पर है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जर्मनी तीसरे नंबर पर 54 स्थलों के साथ, फ्रांस है चौथे नंबर पर 53 स्थलों के साथ, स्पेन है 5वें नंबर पर 50 स्थलों के साथ और भारत है 6ठे नंबर पर 43, जो कि अब 44 हो गए हैं। ठीक है, स्थलों के साथ में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। पिछले 1 दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 13 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत विश्व धरोहर स्थल के कुल 43 देख लेते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको 44वां और बता दिया जो अभी करंट में आया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है आगरा का किला, जो कि यूपी में 1983 में ये शामिल हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाएं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की हैं, 1983 में शामिल हुई। एलोरा की गुफाएं तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र की 1943 में शामिल हुई। चौथे नंबर पर ताजमहल है, उत्तर प्रदेश का, 1983 से शामिल है। 5वें नंबर पर महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, तमिलनाडु का, 1984 से शामिल। 6ठे नंबर पर है सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा का, 1984 से शामिल। 7वें नंबर पर गोवा के चर्च और कॉन्वेंट है, गोवा के, 1986 से शामिल। 8वें नंबर पर फतेहपुर सीकरी है, उत्तर प्रदेश का, 1986 से शामिल। ठीक है, 9वें नंबर पर आपके हम्पी में स्मारकों का समूह है, कर्नाटक का, जो कि 1986 से शामिल है। 10वें नंबर पर खजुराहो स्मारक समूह है, मध्य प्रदेश का, जो कि 1986 से शामिल है। 11वें नंबर पर एलिफेंटा गुफाएं हैं, महाराष्ट्र की, जो कि 1987 से शामिल है। 12वें नंबर पर महान जीवित चोल मंदिर है, तमिलनाडु के, जो कि 1987 और 2004 में शामिल है। 13वें नंबर पर पत्ततकल में स्मारकों का समूह है, कर्नाटक का, जो कि 1987 से शामिल है। 14वें नंबर पर सांची में बौद्ध स्मारक है, मध्य प्रदेश के, जो कि 1989 में शामिल है। 15वें नंबर पर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो कि दिल्ली में है, 1993 में शामिल किया गया। 16वें नंबर पर है कुतुब मीनार और उसके स्मारक, जो कि दिल्ली में है, 1993 से शामिल है ये भी। ठीक है, उसके बाद 17वें नंबर पर भारत के पर्वतीय रेलवे हैं, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, जो कि 1999, 2005 और 2008 में शामिल किए गए। ठीक है, 18वें नंबर पर बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर है, जो कि बिहार में है, 2002 में शामिल किया गया। 19वें नंबर पर भीमबेटका के रॉक शेल्टर हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल किए गए। 20वें नंबर पर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, जो कि गुजरात में है, 2004 में शामिल किए गए। 21वें नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का, महाराष्ट्र का, जो कि 2004 में शामिल किया गया। 22वें नंबर पर लाल किला परिसर दिल्ली का, 2007 में शामिल किया गया। 23वें नंबर पर जंतर मंतर जयपुर राजस्थान का, 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, 24वें नंबर पर राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागरोन राजस्थान में है, जो कि 2013 में शामिल किए गए। उसके बाद 25 नंबर पर रानी की वाव, रानी की बावड़ी, पाटन गुजरात में है, जो कि 2014 में शामिल की गई। 26 नंबर पर नालंदा बिहार में, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जो कि बिहार में है, 2016 में शामिल किया गया। ठीक है, 27वें नंबर पर ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्पकार, आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, जो कि चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल किया गया। 28वें नंबर पर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जो कि गुजरात में है, 2017 में शामिल किया गया। 29वें नंबर पर मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स, महाराष्ट्र में है, 2018 में शामिल किए गए। 30वें नंबर पर जयपुर शहर, राजस्थान का, 2019 में शामिल किया गया। 31वें नंबर पर धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर, गुजरात में है, जो कि 2021 में शामिल किया गया। 32वें नंबर पर काकतीय रुद्राभिषेक रामपा मंदिर, तेलंगाना का, 2021 में शामिल किया गया। 33वें नंबर पर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, 2023 में शामिल किया गया। 34वें नंबर पर होयसल के पवित्र मंदिर समूह, कर्नाटक के हैं, जो कि 2023 में शामिल किए गए। 35वें नंबर पर मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, असम की है, जो कि 2024 में
शामिल की गई। अब प्राकृतिक स्थल में 36 नंबर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का 1985 में शामिल किया गया। 37 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में शामिल किया गया। 38 नंबर है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का 1985 में शामिल किया गया। 39 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का 1987 में शामिल किया गया। 40 नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1988 2005 में शामिल किया गया। 41 है पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु 2012 में शामिल किया गया। 42 पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल किया गया। अब मिश्रित स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में ये शामिल किया गया। और 44वां मैंने आपको फिर से बता दिया है, ठीक है। शिवाजी के द्वारा शिवाजी यानी कि मराठा राज्य के जो 12 किले हैं उनको जो है 44वें नंबर पर शामिल किया गया, जिसमें से आपके 11 किले जो हैं वो महाराष्ट्र में है और एक खाली आपका एक जिंजी किला है जो कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है अभी, ठीक है। तो चलिए, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से ऊपर का हो चुका है क्योंकि ये वाला थोड़ा यूनेस्को वाला बड़ा था। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को भी शेयर करना है और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, आगे का ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।